तो जैसा कि मैं कह रहा था, नेटवर्किंग इज नॉट ओनली अबाउट डिस्कशन विद योर पीयर्स और विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आप बाहर के लोगों से जानकारी लो, आप चीजें पढ़ना चालू करो, आपके लाइब्रेरी में इतनी सारी किताबें हैं, नए नए टॉपिक्स पे पढ़ो, उनके बारे में जानो, क्योंकि ये आपको फ्यूचर में काम आने वाला है। जरूरी नहीं कि ये सिर्फ आपको कॉलेज एजुकेशन में काम आए। और कभी भी जब आप इंटरव्यू में बैठोगे, ये चीजें आपको बहुत, बाहर का जो नॉलेज है ना, कॉलेज के बाहर का नॉलेज, ये आपको बहुत काम में देता है। क्योंकि आपको एक्सपेक्टेड नहीं होता कि आपका इंटरव्यूअर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। तो जब उसने कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जो आपके कोर्स के बाहर का है, तब आप क्या करोगे? तो आपको उसको एटलीस्ट अगर कुछ आंसर देना है तो कुछ पता तो होना चाहिए ना। तो वो उसके लिए हमारी नेटवर्किंग बहुत जरूरी है। तो आप नेटवर्किंग अपनी अभी से डेवलप करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नेटवर्किंग डेवलप करने के बाद आप अपने आप को एक थॉट लीडर बनाओ। ये थॉट लीडर का कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है। आई थिंक आप लोगों ने जब अपना 10th या 12th दिया होगा, तो ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत अपने मोटिवेशनल स्पीचेस में सुना होगा कि हाँ, मुझे ऐसा समझना चाहिए खुद को, मैं 90% लाऊंगा, 80% लाऊंगा, एक कागज पे लिख के रखो, रोज उसे देखो, तो हाँ, मैं ऐसा बन पाऊंगा। तो उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, आपको एक थॉट लीडर बनना होगा। मतलब पहले आप अपने अंदर तो एक, मतलब ऐसे स्किल्स डेवलप करो, तभी आप दूसरों को हेल्प कर पाओगे, वरना ये चीजें नहीं होने वाली। ठीक है, तो अपने अंदर का जो एक लीडर है, उसे हम लोग थॉट लीडर कहते हैं इंग्लिश में, तो एक थॉट लीडर अपने अंदर का एक डेवलप करो। ठीक है, अपने स्किल्स को यूज करो, उस एक्सपीरियंस को हेल्प यूज करो, ताकि आप दूसरों को उसके बाद हेल्प कर सको। आई थिंक फिर से स्क्रीन चला गया। हमने स्क्रीन ले ली नहीं है जितना हम लोग ग्रुप का है ना, हम लोग ग्रुप समझ रहे हो ना, शायद हम लोगों का एकदम अपने बराबर में, इसीलिए अच्छा भी लगता है। हम लोग वहाँ पे बैठ के पढ़ते थे सोफा पे, तुम लोगों को फिर अच्छा लगता है, तुम लोग मेरा स्क्रीन दिख रहा है अभी फिर से? इसको देख नो सर। कौन सा है? नो सर वाला हेलो सर के डिस्प्ले पर दिख रहा है। ओके, ठीक है। तो गोइंग टू द फोर्थ पॉइंट नाउ, अब आप एक थॉट लीडर बन चुके हो। ठीक है, हमने अपना ख्याली पुलाव यहाँ बना लिया है, आप एक थॉट लीडर बन चुके हो। अब क्या करोगे? तो इसके बाद सिर्फ एक एस्पेक्ट में नहीं, आपको दूसरे डिसिप्लिन का भी नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, ठीक है, बट एक बार जब मैंने नौकरी ज्वाइन की तो मुझे इंस्ट्रूमेंटेशन का भी सीखना पड़ा, मुझे मैकेनिकल का भी सीखना पड़ा, मुझे इलेक्ट्रिकल का भी सीखना पड़ा। ऐसा नहीं कि पूरा डेप्थ में जाना पड़ा, बट एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो मालूम होना ही चाहिए। और इसीलिए आप लोगों को फर्स्ट ईयर में सारी चीजों का बेसिक पढ़ाया जाता है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो जब आपको ये बेसिक पढ़ाया जाता है, उसका कोई रीजन है ना। तो अगर आप कोई भी डिसिप्लिन में कुछ सीख सकते हो नया, तो हमेशा सीख लो। अपने दोस्तों से सीख लो, अपने प्रोफेसर से सीख लो, कोई भी आपको मना नहीं करेगा कभी सिखाने के लिए। तो जो सीख सकते हो सीख लो, क्योंकि बाद में जब आप जॉब में ज्वाइन करोगे ना, तो ये बहुत जरूरी है। कॉलेज पास करने के लिए तो आपको अपने अपने डिसिप्लिन का नॉलेज जरूरी है, लेकिन नौकरी में अगर सक्सेसफुल होना है तो अलग अलग डिसिप्लिन का नॉलेज बहुत जरूरी है मेरे भाई। तो वो आपको लेना पड़ेगा। तो कैसे भी करके जो मिल रहा है, जहां से मिल रहा है ले लो, जो भी नॉलेज मिल रहा है ले लो, कोई भी नॉलेज मत छोड़ो। और खासकर जो हमारे प्रेजेंट, आई थिंक मुझे नाम अभी याद नहीं, हमारे टाइम पे क्या टेकफेस्ट का क्या नाम था, बट आप लोगों के यहाँ जो टेकफेस्ट होता है, उसमें अलग अलग डिसिप्लिन का भी होता है। तो ऐसे अपने ऑल्टर डिसिप्लिन का कभी लेके कोशिश करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने प्रोजेक्ट्स को ना बाद में रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो आपके इंटरव्यूज में या बाद में जब आपके स्किल सेट्स को दिखाने में काम आएंगे, तो वो बहुत यूजफुल होते हैं। तो ये चीजें जरूर करो। और फाइनली एक ही चीज बोलूंगा कि एक होता है गुड कम्युनिकेटर और एक होता है ग्रेट कम्युनिकेटर। तो आई डोंट वांट यू गाइस टू बी अ गुड कम्युनिकेटर। एक गुड कम्युनिकेटर वो होता है जो अपनी बात को दूसरों को समझा सके, ठीक है, बट एक ग्रेट कम्युनिकेटर वो होता है जो दूसरों की बात सुन सके, समझ सके और उसके बाद अपनी बात फिर से समझा सके। तो हमेशा सिर्फ ऐसा नहीं कि आप अपनी बात सुनाने में लगे रहो, हमेशा और हमेशा एक बात याद रखना बहुत जरूरी है कि आप दूसरे की भी सुनो, दूसरे की सुन के फिर अपनी बोलो अगर जरूरी है तो। सो यू हैव टू बी अ ग्रेट कम्युनिकेटर एंड नॉट जस्ट अ गुड कम्युनिकेटर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सक्सेस इन लाइफ। तो ये वो 5 फेजेस हैं जो मैंने प्रेजेंट की है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के थ्रू। आपको अपने स्टूडेंट लाइफ में क्या करना चाहिए, जस्ट टू मेक ऑल दिस नॉर्मल स्टफ
बहुत ज्यादा हाई लेवल एग्जांपल्स हो गए थे, तो उससे अच्छा है कि मैंने आपको आपके स्टूडेंट लाइफ का एक एग्जांपल दिया। एनीवे, मूविंग फॉरवर्ड, सो अभी हम ये चीजों को रिलेट कैसे करें, ठीक है? अगर ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का हम लोग सब कुछ देखें, आज जो हमने पढ़ा या आज जो हमने देखा, आज जो हमने समझा, इस सबको हम रिलेट कैसे करें, ठीक है? तो पहला पॉइंट है कि आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना है। और पहला और दूसरा पॉइंट आई थिंक मैंने ऑलरेडी आपको पिछले स्लाइड में बता दिया, तो आई डोंट वांट टू स्ट्रेस इट अगेन, हाउ मच इंपॉर्टेंट इज इट टू बी अ ग्रेट कम्युनिकेटर। ओके, इन सब चीजों के साथ प्लीज ट्राई एंड वर्क ऑन योर लीडरशिप स्किल्स, वो बहुत जरूरी होता है। आपको बाद में फ्यूचर में अगर आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर बनोगे, या चलो इंजीनियरिंग मैनेजर बनो या साइट इंजीनियर बनो, तो आपको हर जगह पे लीड करना होगा। आप अगर वहां जाके एक कम दमी हुई आवाज में बात करोगे और आपको पता नहीं होगा कि हाँ आज मुझे ये डील करना है, कल मुझे वो डील करना है, तो नहीं चलेगा दोस्त। अगर आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन में वर्केबल बनना है, एक अच्छा लीडर बनना है, तो उसकी कोशिश अभी से जारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना लीडर बनने का, वो अभी से आता है, कॉलेज लेवल से। तो आपको अभी से वो कोशिश जारी रखनी होगी, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है? अपने एनवायरनमेंट से सीखते रहिए, अपने फेलो स्टूडेंट से सीखते रहिए, जो मिले वो सीखिए, कुछ मत छोड़िए, सिंपल बात। और अपने फ्यूचर को हमेशा प्लान करिए। ऐसा नहीं है कि हाँ मैं आज ये करूंगा सोच रहा हूँ, 3 दिन बाद वो चेंज हो जाएगा। अब हम लोग 7 साल की उम्र में नहीं है, वी आर नॉट 7-year-olds that will become an engineer। अब हम लोग बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग इंजीनियर, तो हम लोग को अपना फ्यूचर पता होना चाहिए। अगर आप यूपीएससी करना चाहते हो, तो आपको यूपीएससी का अभी से पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, ताकि 2 साल बाद जब आपको यूपीएससी के लिए पूरी तरह प्रिपरेशन करना हो ना, तो ये टॉपिक्स जो आप अभी से पढ़ सकते हो, वो अभी से पढ़ना शुरू कर सको। आपको तब जाके उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी मेहनत कम लगेगी। तो इसे अपनी मेहनत के हिसाब से देखो, अपनी एफर्ट के हिसाब से देखो। और फाइनली इन सबको बोलने के बाद मैं एक ही चीज बोलूंगा, अपने कम्युनिकेशन पे काम कीजिए। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कोई भी अगर आप में से प्रोजेक्ट मैनेजर की रोल के लिए कर रहा है कोशिश, या बाद में कोई कोशिश करोगे, जब आप लोग को समझ में आ जाएगा कि हम लोग के इंजीनियरिंग में क्या होता है, बाद में क्या होता है, सो उस टाइम पे आप लोगों को मैं इतना ही बताना चाहूंगा, 90% ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजर्स टाइम, ठीक है, 90% गोज इनटू कम्युनिकेशन। किसी और चीज में नहीं, किसी और चीज में नहीं, सिर्फ कम्युनिकेशन में जाता है 90% उसका वक्त। इसीलिए ये इतना जरूरी है, और मैं बार बार इसी चीज पे स्ट्रेस कर रहा हूँ कि आपको एक ग्रेट कम्युनिकेटर होना है, और सिर्फ गुड कम्युनिकेटर होने से नहीं चलेगा, ठीक है? एनीवे, इसी के साथ मेरा प्रेजेंटेशन आज का कंप्लीट होता है। अब आप लोग अपना डाउट्स पूछ सकते हैं। हेलो, हाँ जी, हेलो students, if you have any question you can ask. Unmute yourself and you can ask the question. Unmute yourself and you can ask the question. If you have हेलो, हाँ जी, बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून दोस्त, बोलो। सर थोड़ा सा आप सर इस पे थोड़ा स्ट्रेस कीजिए, बजट पैरामीटर पे सर, व्हाट इज इट एग्जैक्टली सर? ये समझ नहीं आया सर आपने जो बताया पीछे। ओके, देखो, बजटिंग के 3-4 लेवल होते हैं, ठीक है? एक होता है आपका प्रोजेक्ट लेवल पे। आप लोगों को सेल्स और ये सब पढ़ाया गया है? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेल्स, कॉस्टिंग? नहीं सर, बस हमें इतना पता है कि सर मार्केटिंग का उतना नॉलेज नहीं है हमारे पास, बट जस्ट ये मार्केटिंग नहीं है, ये मार्केटिंग नहीं है, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। अगर आप सेल्स में काम कर, सेल्स का है तो दैट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट सेल्स इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ, आई विल टेल यू फ्रॉम स्क्रैच। ओके सर। सी, व्हेन यू आर विनिंग अ प्रोजेक्ट, आप किसी भी क्लाइंट से एक प्रोजेक्ट जीतते हो, सोचो 100 रुपए का प्रोजेक्ट है, ठीक है? तो 100 रुपए का आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। अभी वो कॉन्ट्रैक्ट पे आप अगर 1 साल में वो कॉन्ट्रैक्ट आपको करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो बेसिकली आप महीने वाइज या क्वार्टर वाइज एक फिगर डालोगे कि हाँ मुझे बजट के हिसाब से 25 रुपए ये पहले क्वार्टर में अचीव करना है।
तो मेरा बजट प्रोग्रेस जो होता है वो है 25%, और इन टर्म्स ऑफ रुपीज इट इज 25 रुपीज। सिमिलरली Q2, Q3, Q4 में 25 25 25 करके मुझे पूरा अचीव करना है। सिंपली मैंने बताया। अभी अलग अलग इसके पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। कोई चीज आपकी कंस्ट्रक्शन से आती है, कोई इंजीनियरिंग प्रोग्रेस से आती है, कोई कभी प्रोक्योरमेंट प्रोग्रेस से आती है। तो ये अलग अलग पैरामीटर्स को ऐड करके एक बनाया जाता है, वो होता है सेल्स। और जब आप सेल्स को ऐड करोगे चारों क्वार्टर का, तो आपका आएगा टोटल पूरे साल का बजट। ठीक है, ये हो गया प्रोजेक्ट लेवल पे। अब ये आप सोचिए कि आपके, जैसे कि मैं अभी यूएई में हूँ, ठीक है। तो यूएई में मेरे 3 प्रोजेक्ट हैं मान लीजिए, ठीक है। तो ये 3 प्रोजेक्ट में मेरे 3 प्रोजेक्ट के अलग अलग बजट आएंगे। तो वो तीनों बजट को मैं एक साथ उसको ऐड करके बनाऊंगा मेरा क्लस्टर बजट, ठीक है, या कंपनी लेवल बजट, जो मेरा वियाटेक वोबाग यूएई का बजट होगा। तो वो मेरा हो गया इस साल का बजट। उसके बाद जब मुझे पूरे ग्रुप का बोलना होगा, पूरे ग्रुप का इन द सेंस पूरे ग्लोबली, मतलब इंडिया का मिलाऊंगा, मैं यूएई का मिलाऊंगा, मैं ओमान का मिलाऊंगा, तो वो हो जाता है मेरा ग्रुप लेवल। तो सोचिए मेरा यूएई से आया 100 रुपए, मेरा इंडिया से आया 500 रुपए, मेरे किसी और फलाना देश से आया कुछ 1000 रुपए। तो इन सबको मैं ऐड करके अपना एक ओवरऑल ईयरली बजट बनाऊंगा। तो ये 3 होता है बजट पिरामिड, प्रोजेक्ट लेवल पे, क्लस्टर लेवल पे, उसके बाद आगे आपका ग्रुप लेवल पे। ठीक है फैजल? Fine, sir. Fine. I got it, sir. अच्छा, श्योर? Yes, sir. Yes, sir. If you have further doubts, you can still ask me if any term or anything you didn't understand. No, sir. For example, you said, sir, I am collecting the 500 rupees from India and the rest of the amount from any other country and the rest of the amount from any other country. So ठीक है। collectively, this all becomes the budget pyramid, right? Yes, So- for the group. so- For the group. For the group. Okay, for the group. So how I am choosing a particular project? For example, if I have to look after the more profit from any client, as you said. So how I should choose as far as this budget pyramid is concerned? No. See, what your question is, that is something else. That again is pertaining to little bit on marketing. You're talking about the project profitability. Yeah, ठीक है? exactly, sir. सो प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी जो होता है वो मेरा एक होता है, उसे हम लोग कहते हैं नेट मार्जिन और कॉस्ट मार्जिन। ठीक है, Right. तो ये जो हमारे नेट मार्जिन कॉस्ट मार्जिन होते हैं वो प्रोजेक्ट को लेने से पहले जब हम लोग बिडिंग करते हैं, सोचो यहाँ पे मैंने इंडिया में सोचो पीडब्ल्यूडी से कॉन्ट्रैक्ट, पीडब्ल्यूडी का एक निकला है टेंडर, मैंने टेंडर भरा, ठीक है। Right. वो टेंडर मैंने 100 रुपए का भरा। जब मैं वो 100 रुपए का टेंडर भर रहा हूं तो मैंने उससे पहले ही उसका बजटिंग कर रखा है और देखा है कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो Q1 से Q4 तक 80 रुपए में कर सकता हूं। तो 20 रुपए मेरे प्रॉफिट हो गए, तो मेरा ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज इज 20%। 20. और जो मेरा नेट मार्जिन होगा वो उससे थोड़ा कम होगा क्योंकि मेरा मैन पावर कॉस्ट जाएगा। तो सोचो मेरा मैन पावर कॉस्ट टिपिकली तुम्हारा 3 से 4% आता है मैन पावर कॉस्ट, ठीक है। तो मेरा नेट मार्जिन जो हो जाएगा वो तुम्हारा 16% के आसपास आ जाएगा, 16-17% के आसपास आ जाएगा। तो ये मेरा प्रोजेक्ट लेने से पहले का डिस्कशन है। लेकिन हम लोग जो प्रोजेक्ट सेल्स की बात कर रहे हैं या बजटिंग की बात कर रहे हैं वो हम लोग प्रोजेक्ट के बाद की मतलब प्रोजेक्ट मिलने के बाद की कर रहे हैं, ठीक है। मैंने तो प्रोजेक्ट लाके दे दिया, अभी उसके बाद जो साइट पे जो आदमी है, जो साइट पर प्रोजेक्ट मैनेजर बैठा है, वो भी अपना एक दिमाग लगाएगा ना कि मैं इन चीजों को बाद में नहीं करके पहले करके पैसा ज्यादा ला सकता हूँ, समझे। वो 100 रुपए बढ़ नहीं सकता, उसके पास 100 रुपए ही है, वो 100 रुपए में ही हो सकता है कि वो Q1 में जहां मैंने बजट किया था 25 रुपए, वो मुझे 40 रुपए का बिलिंग करके दे देगा। तो उसने 15 रुपए एक्स्ट्रा कर दिया, बट वो किसी भी हालत में वो 100 के ज्यादा नहीं बढ़ सकता। हिज लिमिट इज 100। अगर वो 100 का बढ़ाना है तो मुझे इनिशियली जब मार्केटिंग मैंने किया था तभी उसको 120 करना पड़ता। Right. ठीक है, Got it, sir. ठीक है। फिर भी मुझे अभी भी तुम्हारी आवाज में वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा, तो अगर अभी भी डाउट है तो बोलो। No, sir. No, I got it, sir. I got it. ठीक है, ओके। एनीवन एल्स? सर आपके पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं तो उसका जवाब दे देते हैं।
चैट बॉक्स पे तो सर अभी क्वेश्चन नहीं आया, बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। Sir, can I ask one more, sir? हेलो, तो जितना डियर मर्जी पूछ सकता है स्टूडेंट, दोस्त। Uh, बोल sir, बोल। sir, as you said, you should be a great communicator, sir. So, I mean, sir, what are the necessary skills for us to be a great communicator? Little bit on that. सोच के नहीं आया मैं आंसर। ओके, इफ यू वांट टू बी अ ग्रेट कम्युनिकेटर, Yes, sir. तो बेसिकली आपको, अच्छा मैंने इसका बताया ना, अभी मुझे याद है क्या मैंने इसका बताया? तो सी बेसिकली No, if you want actually, to be a great communicator, then along with your speaking skills you should also have your listening skills। ठीक है, आप सिर्फ अपनी right. बात सुनाओगे ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको ऐसा भी होना चाहिए कि आप दूसरे की बात सुन रहे हो। ठीक है, Exactly. और एक चीज जो मैंने देखा है, जो मेरी भी प्रॉब्लम थी जब मैं कॉलेज में था, दैट वाज इंग्लिश स्पीकिंग। एंड इंग्लिश स्पीकिंग नॉट ओनली इन कम्युनिकेटिव वे, इन अ प्रॉपर ग्रामेटिकल वे, तो वो बहुत जरूरी होता है। ईमेल राइटिंग, ईमेल एटिकेट्स, ये बहुत चीजें जरूरी होती हैं। आई थिंक आईटी में आप लोग को ये सब अभी बताया जाता है, सिखाया जाता है कि आई एम नॉट श्योर, बट अगर हो सके तो कभी आप लोग अपने से ईमेल एटिकेट्स के बारे में और ईमेल एटिकेट्स, टेबल एटिकेट्स सब के बारे में अपने से पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। मतलब बेसिकली एटिकेट्स क्या होता है, ठीक है? Right. आप जब कम्युनिकेशन करते हो Right. एक ईमेल के थ्रू, तो उसके ईमेल में आपको क्या कैसे लिखना चाहिए वो ईमेल, कितने के बाद पैराग्राफ आपको खत्म करना चाहिए, कितने के बाद फिर से पैराग्राफ शुरू करना चाहिए, उससे भी आपका बहुत असर पड़ता है जिसको आप ईमेल भेज रहे हो। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको कभी यूज नहीं करना चाहिए ईमेल में, जो रिडंडेंट होते हैं, मतलब एक ही मतलब होता है लेकिन आप फिर से कर रहे हो। जैसे कि सिंस बिफोर, ऐसा कोई होता नहीं है लेकिन मैंने बहुतों को यूज करते हुए देखा है। ठीक है, Right. तो Right. ये चीजें अभी थोड़ा देख लो, अच्छा रहेगा। फिर भी कम्युनिकेशन के ऊपर आई थिंक अगर आप मुझे डायरेक्टली पूछोगे कि और क्या होना चाहिए, थोड़ा मुझे सोचना पड़ेगा डेफिनेटली। बट जैसा कि मैंने आपको एक पॉइंट जो मेजर पॉइंट है बताया, वो ये है कि आपकी लिसनिंग स्किल्स भी होनी चाहिए अलोंग विद योर स्पीकिंग स्किल्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीइंग अ ग्रेट कम्युनिकेटर। Okay, sir. As far as the verbal communication is concerned, sir, is it necessary to communicate in a particular language? I mean, in these days we are mostly focusing on English speaking. I mean, everybody wants to speak like a native English speaker. So, what are your views regarding that, sir? 200% you should learn English and the way to properly speak it. 200%. Okay, so English ठीक is है, necessary. 100% दोस्त, बहुत ज्यादा नेसेसरी है Okay. इंग्लिश। बिकॉज Fine, fine. आप जरूरी नहीं है कि हमेशा सिर्फ अपने ही लोगों से डील करोगे, आप बाहर के लोगों से भी डील कर सकते हो, फॉरेन के लोगों से डील कर सकते हो। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमेशा इंग्लिश ही हो। मुझे तो यहाँ पे फ्रेंच, पोर्तुगीज, इन सब लोगों से भी डील करना पड़ता है। हालांकि ठीक है, मैं गूगल ट्रांसलेट यूज करता हूँ बट मेरी सीखने की इच्छा है इन लैंग्वेजेस को, बट अभी तक मैं टाइम नहीं निकाल पाया, सीख नहीं पाया। बट कोशिश जरूर करूंगा, मेरी फ्यूचर में कोशिश रहेगी कि मैं ये लैंग्वेजेस भी सीख पाऊँ। बट इंग्लिश एज ऑफ नाउ वेरी नेसेसरी, वेरी वेरी मच नेसेसरी, बहुत जरूरी है दोस्त। अगर अभी से काम चालू कर सकते हो प्लीज करो, प्लीज करो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है फैजल, और कुछ? Thank you very much, sir. नो प्रॉब्लम दोस्त। दिलावत सर, और कोई कुछ पूछना चाहें? यस सर, मैं पूछता हूँ बच्चों को, अगर किसी को डाउट होगा तो ठीक है, अदरवाइज वी विल कंक्लूड आवर वेबिनार सर। श्योर श्योर। Dear students, if you have any questions regarding project management, you can ask now.
The basic parts are clear. हाँ हाँ बोल कुछ चल रहा है सॉरी, कोई कुछ कह रहा था क्या? तो निखिल कुछ बोल रहा था सर एक क्वेश्चन ये था, साहिल अहमद ये बोला डीलिंग से रिलेटेड कोई एंड। सॉरी, व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है? डीलिंग से रिलेटेड कोई हिंट। डीलिंग? यस। ओके, किस चीज की डीलिंग? हाउ टू डील पीपल If you can be more little bit more specific, it will be helpful for me. He's writing only डीलिंग से रिलेटेड कोई हिंट। ओके, क्या नाम है उनका जो जिन्होंने लिखा है? साहिल अहमद, साहिल अहमद। ओके, दोस्त, अगर तुम थोड़ा सा बताना चाहोगे कि क्या डीलिंग मींस, व्हाट इज द डीलिंग दैट यू आर आस्किंग इन टर्म्स ऑफ आफ्टर गेटिंग द प्रोजेक्ट और बिफोर गेटिंग द प्रोजेक्ट, तो थोड़ा मुझे आसान होगा. Hello. Yes. Sir, in that second slide, there was no project management, the type integration and scope. So there was procurement. Sorry Nikhil, I am not able to hear you. मैं तुमको ठीक से सुन नहीं पा रहा दोस्त. थोड़ा जोर से बोलोगे? Sir, I am saying that there was one topic also, procurement management. Yes. So, sir, something more about that procurement means. Sure. देखो, थोड़ा मैं आप लोगों को EPC बताता हूँ पहले, ठीक है? जब EPC कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, या EPC से भी पहले आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में, अगर आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट क्लास अभी तक हो गया है, तो देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टाइप व्हिच वी कॉल एज LSTK, ठीक है? LSTK मतलब होता है लंप सम टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? इसमें जब आप चीजों को बांटते हो तो वो EPC में आता है, मतलब इंजीनियरिंग में आता है, प्रोक्योरमेंट में आता है और कंस्ट्रक्शन में आता है. ये तीन मेन डिवीजन होते हैं प्रोजेक्ट के, ठीक है? अभी जब आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद या इंजीनियरिंग चलते हुए जब इंजीनियरिंग का 50-60% फेज हो चुका है, तब आप अपना प्रोक्योरमेंट शुरू करते हो. तो प्रोक्योरमेंट इज नथिंग बट द क्या बोलूं मैं, it is buying of the products or buying of the equipments which is required for your plant. अगर मैं मान लो मैं एक WTP प्लांट में काम करता हूँ, ठीक है, या WTP प्लांट को डिजाइन, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, तो मेरे WTP प्लांट में बहुत सारी चीजें लगती हैं. जब अगर आप लोगों ने अपना वेस्ट वाटर टेक्नोलॉजी वाला सब्जेक्ट पढ़ा होगा, तो उसमें क्लैरिफायर्स होते हैं, क्लैरिफ्लोकुलेटर्स होते हैं, सेटलिंग टैंक्स होते हैं, ठीक है? तो वो जो उसमें जो इक्विपमेंट्स आते हैं, वो इक्विपमेंट का इंजीनियरिंग पहले होता है. इंजीनियरिंग करने के बाद जब मुझे उसका पैरामीटर्स और सब कुछ मिल जाता है, तब मैं वो पैरामीटर्स एज ए RFQ, इसे बोलते हैं हम लोग रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, RFQ करके हम लोग वेंडर को सबमिट करते हैं. 3-4 वेंडर को सबमिट करते हैं. वो 3-4 वेंडर से फिर हम लोग को कोटेशन आता है. वो कोटेशन को हम लोग टेक्निकली और कमर्शियली एवेल्युएट करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं टेक्नो कमर्शियल एवेल्युएट, ठीक है? वो टेक्नो कमर्शियल एवेल्युएशन होने के बाद फिर हम लोग करते हैं वो इक्विपमेंट के ऊपर ऑर्डर प्लेस. और जब वो इक्विपमेंट बन जाता है, तो वो पूरा का पूरा आ जाता है साइट पे, हम लोग उसको कर देते हैं इरेक्शन, ठीक है? तो ये जो कंप्लीट फेज होता है, हम लोग कहते हैं प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट. इंजीनियरिंग से RFQ शुरू होने से आपके इक्विपमेंट के डिलीवरी एट साइट तक, ये आपका कंप्लीट हो गया प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट, ठीक है? इसे हम लोग स्पेसिफिकली, अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहो तो मैं आपको बता देता हूं. आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट करके कोई भी बुक उठा लो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आप पढ़ सकते हो. ओके सर, थैंक यू. या सिंपली गूगल पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट करके सर्च करो, आपको पूरा डिटेल मिलेगा सप्लाई चेन का क्या होता है. यस, एनीवन एल्स?
Sir, Faisal here. One more time. हाँ बोलो बोलो. Sir, for example, if I would like to start my career as a project manager, so sir, by having a simple bachelor's in engineering, can I qualify for that job, sir? No. As of now, you don't have any practical experience, so directly cannot qualify for a project manager job. Okay. Okay, so One. for that, sir, what I have to do, sir? See, if you have to work in a project manager role, if you are aiming for that, okay, then you have to start looking for jobs which is offering to take you as a project engineer. ठीक है. एक प्रोजेक्ट इंजीनियर का जो प्रोफाइल होता है वो प्रोजेक्ट मैनेजर के नीचे उसे असिस्ट करना होता है. व्हेन यू आर असिस्टिंग, देखो कोई भी चीज का, फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें अपना एग्जांपल देता हूँ. हम लोगों को एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट क्यों कहा जाता है? बिकॉज हम लोग सीईओ का जो रोल होता है उसे समझने के लिए अभी उनके एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बनते हैं, ताकि हम लोग वो जो रोल है वो कभी फ्यूचर में कभी वो चीजें ले सके, मतलब कभी वो भार उठा सके या कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे लेवल का उठा सके, इसके लिए होता है. सिमिलरली अगर प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल आप देखोगे तो प्रोजेक्ट मैनेजर के रोल को समझने के लिए या उसका एक्सपीरियंस गेन करने के लिए प्रोजेक्ट इंजीनियर का रोल होता है. वहां से आप शुरू करोगे. So once you're working as a project engineer and you have gained a substantial experience in project management, then you will be promoted as a project manager. और प्रोजेक्ट मैनेजर हमेशा एक पोर्टफोलियो होता है, ठीक है. पोर्टफोलियो का मतलब एक सीनियर इंजीनियर भी प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकता है, एक डिप्यूटी जनरल मैनेजर भी प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकता है. तो ये आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि आप कितने जल्दी उस पोजीशन पे पहुंचते हो. ठीक है. Right, sir. ओके. आप प्रोजेक्ट इंजीनियर्स के जॉब को सर्च करो. आपका कौन सा डिपार्टमेंट है? इज इट सिविल, मैकेनिकल? Civil engineering. सिविल इंजीनियरिंग. ओके, वेरी गुड. सो इफ यू आर फ्रॉम अ सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, आपको जब प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग आप लोगे ना तो इट विल गिव यू एक्सपोजर टू इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपको तब वेंडर के साथ बहुत ज्यादा डीलिंग करना पड़ता है एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर. ठीक है. आई हैव बीन अ प्रोजेक्ट इंजीनियर फॉर 3 years, so it is very important to be a project engineer to understand the role of a project manager. ठीक है. तो आपको अगर शुरू करना है and you're aiming at project manager level, then आप शुरू करो एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर. कुछ सालों में जब आपको वो नॉलेज हो जाएगा या आपको वो एक्सपीरियंस हो जाएगा, डेफिनेटली आप जिस भी कंपनी में रहोगे या कंपनी जब भी स्विच करोगे तो यू कैन गेट दैट पोजीशन. ठीक है. Okay, sir. बट Fine. एज आई सेड अगेन एंड अगेन, योर कम्युनिकेशन, यू शुड बी अ ग्रेट कम्युनिकेटर फॉर दैट. एक अच्छा प्रोजेक्ट इंजीनियर एक अच्छा मार्केटियर भी होता है. ठीक है. और हम सबके अंदर एक अच्छा मार्केटियर होना चाहिए. आप जब इंटरव्यू देने जाते हो तो वो भी क्या होता है, वो एक मार्केटिंग होती है, खुद की, आपकी खुद की मार्केटिंग होती है. ठीक है. फैजल अपने आप को मार्केटिंग कर रहा होता है जब वो इंटरव्यू में बैठा होता है एक इंटरव्यू के सामने. ठीक है. मैं जब लोगों के इंटरव्यू को लेता हूँ ना, तब मैं उनसे पहले उनके हाव भाव को देखता हूँ और उनके कम्युनिकेशन को देखता हूँ. तो आप जब भी किसी का इंटरव्यू, मतलब कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो अपने कम्युनिकेशन पे और अपने हाव भाव पे थोड़ा काम करो, वो बहुत जरूरी है. ठीक है. Yeah, yeah. Right, sir. ऑल राइट. Anyone else? चलो, निखिल श्रीवास्तव ने लिख दिया नो. Okay, so we will conclude our webinar, sir. Because ओके, राइट सर. if you have any question, you can ask students. Otherwise, we will conclude our webinar. Okay, listen, students. Here link, feedback link in your chat box. You can open the feedback form and give this some feedback. Okay. Hello. ठीक है दुलावत सर, आई थिंक दिस विल बी ऑल फॉर टुडे. So, on the behalf of Civil Engineering Department, I extend a very heartily vote of thanks to the speaker who graced us with their presence and took out
valuable time of your busy schedule. So, thank you so much, sir. Pleasure is all mine, sir. Thank you. It was really good to interact with all the students. I remembered all my days during the college time. Okay, thank you so much. And such a wonderful Thank you very much, sir. Thank you, presentation. sir. Thank you. Okay, bye everyone. Bye.